नमस्कार। लाइव सिटीज पर आप सुबह की चाय देख रहे हैं। मैं गरिमा भारती हूं और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। सर, कल का दिन बिहार के लिए बहुत खास भी था क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव के बारे में आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। हर कोई अपने पार्टी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा है कि कौन आगे आता है। और कल का दिन बहुत खास था क्योंकि कल नाम वापस लेने की अंतिम तिथि थी। उसके बाद अभी का क्या माहौल है बांकीपुर में? देखिए, निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर इस्तीफे के बाद उपचुनाव हो रहा है, तो यह देश के स्तर पर आप देखिएगा तो यह हॉट सीट बना हुआ है। तो जी। निश्चित रूप से हॉट सीट कहने की बात नहीं है। आप देख, जो ट्रेंगुलर फाइट की पहले बात होती थी, ट्रेंगुलर फाइट कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ आपको जनसुराज के सूत्रधार जो पहली बार अपने राजनीतिक भविष्य की तलाश में चुनावी मैदान में, चुनावी जंग में उतरे हैं बांकीपुर के विधानसभा के उपचुनाव में, और राष्ट्रीय जनता दल जो रेखा गुप्ता है जो दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं, नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसमें विधानसभा के वह सदस्य हुआ करते थे, उनके खिलाफ भी वह लड़ी थी। जी, दूसरे नंबर पर आई। हाँ, दूसरे नंबर। तो ये अब यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है, जो सिनेरियो, जो तस्वीर छन करके आ रही है, ये जनसुराज और भारतीय जनता पार्टी, ये दो के बीच में आमने सामने की लड़ाई ये खुली तौर पे दिखाई पड़ रही है। और जो दिखाई पड़ रहा है, तीसरे नंबर पर यह आरजेडी प्रत्याशी खसकती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कई सारे मामले, कई सारे मसले मिसाइल हैं इस चुनाव में। अभी तक देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं आए हैं। वह चुनावी मैदान में आप देख रहे हैं कि जनसुराज लगा हुआ है। जनसुराज के एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही बन करके नॉक कर रहे हैं घर घर का दरवाजा। आपको भारतीय जनता पार्टी के आपने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए, नीरज कुमार सिन्हा जो प्रत्याशी बनाए गए हैं उसके लिए एड़ी चोटी का पसीना, नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री हैं वह घूम रहे हैं हर गली गली। तो आप देखिए, 40 नाम है बीजेपी की तरफ से बिल्कुल स्टार हाँ, स्टार जी। प्रचारकों की वह उसमें भी देखिए, जो स्टार प्रचारक की सूची है उसमें भी बैलेंस किया गया है। हर जाति, हर समाज, हर वर्ग और तबके को उसमें स्थान दिया और गया। बीजेपी के नंबर 1 से लेकर राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, केंद्र में मंत्री, राज्य में मंत्री, सारे लोग हैं उस लिस्ट में। मुख्यमंत्री तक हैं उसमें, जी, सम्राट चौधरी भी जी, शामिल हैं। जी। तो ये एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब जो आपने कहा कि कल जो है सो स्क्रूटनी, नामांकन नाम वापसी का जी। अंतिम तिथि थी 16 तारीख को। तो आप एक बात मान के चलिए कि अब कुल 25 उम्मीदवार इस चुनावी जंग में, इस उपचुनाव में बांकीपुर के मैदान में रह गए हैं, और अब लड़ाई आपको सामने आमने स्पष्टता से पहले दिखाई। 26 थे, अब 25 हो गए हैं। बांकीपुर की हम बात कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बांकीपुर में एक पोस्टर दिखाई दिया जहां पर लिखा हुआ था कि केसी सिन्हा तो अभी झांकी है, जमानत जब्त होना बाकी है। और प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। कैसे? देखिए, केसी सिन्हा आपने देखा कि बड़े मजबूत स्तंभ थे वो जनसुराज के, और बीते विधानसभा के चुनाव में वह कुम्हरार से वह लड़े थे चुनाव। और इस बार देखिए, ये जो समीकरण दिखाई पड़ा, उनको भी लगा कि हम जिस पार्टी में हैं, जिस दल में हैं, हम सहज नहीं हैं। तो निश्चित रूप से वह भारतीय जनता पार्टी में बीते दिन शामिल हो गए। केसी सिन्हा बड़े विद्वान हैं, गणितज्ञ, जाने माने गणितज्ञ हैं। तो केसी सिन्हा का जाना आप देख रही हैं। उसके बाद से आपको धीरे धीरे करके विकेट कैसे गिर रहा है जनसुराज का, यह हम बताना चाहेंगे। बिट्टू सिंह जो दिग्घा विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे बीते विधानसभा चुनाव में जनसुराज के टिकट पर, वह और उनकी पत्नी जो महापौर की प्रत्याशी थी, वह लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद थोड़ा सा आइए, आप बीते दिन देखिए क्या हुआ। बीते दिन आपको आनंद मधुकर यादव जो विकासशील इंसान पार्टी, सन ऑफ मल्लाह, जो महागठबंधन में थे, राष्ट्रीय मुकेश सहनी की पार्टी से वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, आनंद मधुकर यादव, वह जो सो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनकी पत्नी जो श्रुति श्री है, वह भी जो प्रमुख हैं, वो फतुहा से वह भी शामिल हुई। मुकेश सहनी को भी बड़ा झटका लगा। मुकेश सहनी को निश्चित रूप से, जब किसी दल, किसी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छोड़ करके आता है तो यह उसके लिए तो सेटबैक है ही है। और मुकेश सहनी को समझना पड़ेगा कि ये इतना, और मुकेश सहनी ने जब बिहार में राजनीति की शुरुआत की थी, उस समय से ही आनंद मधुकर साय की तरह रहे थे, बहुत साथ दिया था। आनंद मधुकर जो, यह एक ऐसा नाम है जो टेस्टेड और ट्रस्टेड उनके मुकेश सहनी के लिए। लेकिन अब वो पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और यादव समाज से हैं। अब यादव समाज से हैं तो आप समझ सकते हैं कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से ही वह रहने वाले हैं। तो यह एक बड़ी बात है कि यह वोट कैसे इधर से उधर होगा, आपको देखना पड़ेगा। और चेतना झाम, वह
जनसुराज में पहले हुआ करती थी, उनको जनसुराज से टिकट नहीं मिला तो वह निर्दलीय समस्तीपुर से चुनाव लड़ गई थी। तो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा हमको जो लग रहा है वह बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन चेतना झाम को लोग, अगर आप उनका नाम लेंगे तो लोग उन्हें जनसुराज के नाम से अभी भी पहचान लेते हैं। बिल्कुल। तो एक तरीके से प्रशांत किशोर को और मुकेश सहनी को झटका लग गया है चुनाव के पहले ही, ठीक पहले। इसके अलावा हम अगर बिहार के शिक्षा के बारे में बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार की सरकार लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की, उसे सुदृढ़ करने की बात कर रही है। बीते दिनों हमने देखा कि 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेजेस की शुरुआत की गई, उन्होंने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया था। और अब कल की हम बात करें तो 150 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत की गई, और ये विद्यालय कोई प्राइवेट स्कूल्स नहीं है, ये विद्यालय सरकारी स्कूल है। देखिए, निश्चित रूप से यह जो विजन है सम्राट की सरकार का, या कहें डबल इंजन की सरकार का, एनडीए गवर्नमेंट का, पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार हुआ है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से। जी। तो यह जो ब्लूप्रिंट भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है, या ऐसे कहें कि एनडीए ने तैयार किया है कि आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हम जब क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो यह निश्चित रूप से जब सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा मिलेगी तभी। और देखिए, सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, उन्होंने बीते दिन कहा भी था कि जब सरकारी स्कूलों में बड़े बड़े लोगों का फोन आने लगे एडमिशन कराने के लिए, तब समझिए कि उसकी गुणवत्ता, उसको क्वालिटी एजुकेशन पर हम काम कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से उसी विजन के तहत 150 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की बीते दिन शुरुआत हुई। और स्मार्ट क्लासेस कितनी बड़ी चीज़ है, हम ऐसे समझ सकते हैं कि अभी तो खैर बहुत आम बात हो गई स्मार्ट क्लासेस का होना, लेकिन जब स्मार्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट आया था सर बहुत साल पहले, तो मुझे भी याद होगा, है आपको भी शायद याद होगा, कि स्कूल वाले अपनी फीस बढ़ा लेते थे जिनके पास स्मार्ट क्लासेस होते थे। वो इस बात को अपने ब्रोशर में मेंशन करते थे कि स्मार्ट क्लास है, और अपने फीस को जस्टिफाई करते थे। और अब सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास का होना ये बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते वही जाते हैं आजकल बिहार में सरकारी स्कूल में। लेकिन अब सरकारी स्कूल को इतना बेहतर किया जा रहा है जिससे शायद जो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ भी सकते हैं वो भी सरकारी स्कूल जाना चाहें। बस ये किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और ये जो व्यवस्था शुरू हुई है वो सुचारू ढंग से चालू देखिए, एक बात रहे। इसको और समझने की जरूरत है। हम लोग मान लीजिए स्मार्ट क्लास पर चर्चा करते हैं तो इन दिनों आप देख रहे हैं कि पूरे वैश्विक स्तर पर कि एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो इसको भी कहीं ना कहीं कोर्स में रखा जाएगा, ये कराया जाएगा। स्मार्ट क्लासेस में बच्चे को इतना डेवलप किया जाएगा कि कल को वह अपने आप खुद डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है क्या नहीं। और देखिए, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं हो गया स्मार्ट क्लासेस में, बच्चों का पूरी तरीके से ग्रोथ हो सके इसके लिए खेल कूद की भी व्यवस्था आपको मुकम्मल तौर पर हर स्कूल में दिखाई पड़ेगी। सर, एक और चीज़ है कि अब आईटी और जेई की अगर आपको कोचिंग करना है तो कोटा और यहाँ वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, इसका भी इंतजाम कर दिया। देखिए, सरकार अपने स्तर से हमने जो कहा कि ब्लूप्रिंट तैयार किया है, तो पटना के 10 मॉडल स्कूल में जेई और जो है सो नीट की वो तैयारी, मेडिकल और इंजीनियरिंग, बिल्कुल। तो वो दोनों बच्चे यहाँ से अब यहीं पर आपको ऐसा हब हो जाएगा, यहीं से बच्चे निकलेंगे, ये एक तरीके से फैक्ट्री हो जाएगा। सरकारी स्कूल में मुफ्त में पढ़ने पढ़ाने की बात कही जाएगी तो बच्चे यहीं निकलेंगे, तो अब कोटा की ओर क्यों रुख करेंगे जब हमको मुफ्त में ही शिक्षा मिलेगी। और ये इसके लिए पहले तो 10 मॉडल स्कूल को चिन्हित किया गया है, उसी में आपको ये जेई और नीट की तैयारी बच्चों को कोचिंग कराया जाएगा। पहले बैच में 518 बच्चे, बिल्कुल 518 बच्चों का नामांकन भी हो गया है। यह एक बड़ी बात है और यही समझने की जरूरत है कि बदलता बिहार कैसा है। बदलता हुआ बिहार इन दिनों जो दिखाई पड़ रहा है, जो रोड मैप की हम लोग बात करते हैं, जो ब्लूप्रिंट की बात करते हैं, यही है कि 518 बच्चे का नामांकन, मुफ्त में जेई और नीट की आपको इंजीनियर और डॉक्टर्स बच्चे निकलेंगे आपको। इसके लिए भी मुकम्मल तौर पर सरकार ने व्यवस्था की। सर, बहुत सारे बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा देना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी की वजह से, किल्लत की वजह से वो कोचिंग नहीं कर पाते, जिस वजह से उनका नहीं हो पाता है। और अगर बिहार के अभी तो फिलहाल पटना के 10 स्कूल हैं और आने वाले समय में बिहार के अलग अलग जहाँ पर भी मॉडल स्कूल होंगे वहाँ पर ऐसी तैयारी, तो ये सराहनीय पहल है बिहार सरकार की ओर से। और हम भी उम्मीद करते हैं कि बच्चों को इसका डायरेक्ट फ़ायदा हो, सीधा फ़ायदा हो, अच्छे टीचर्स पढ़ाएं और वो ये नीट और जेई का जो परीक्षा एग्ज़ाम है वो उसको क्रैक करें।
आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग भी हुई है बिहार में। देखिए, निश्चित रूप से और भी प्रशासन को माने जो सुचारू ढंग से चले, बेहतर काम करे, बेहतर परफॉर्म करे, इस लिहाज से सम्राट की सरकार जो है वह गवर्नमेंट ने 9 आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण, पदस्थापन, ट्रांसफर पोस्टिंग किया है। इससे और एफिशिएंसी बढ़ेगी और काम की जो बात हम लोग कहते हैं कि, और सम्राट की सरकार ने तो एक और बड़ा ऐलान कर दिया ना कि सब अधिकारियों को रहना है, आपको जन सरोकार से जुड़े मसलों पर आपको तुरंत सुनवाई करनी है, कार्रवाई करनी है। किसी का 30 दिन के बाद में अगर यदि जाता है तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। तो इस तरीके से आपने देखा भी कि 9 आईएएस का, इससे पहले भी आपने देखा है कई आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर रद्दोबदल किया गया है। तो निश्चित रूप से सरकार आपको काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। बंटी यादव का मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, अभी उसका क्या अपडेट है, क्या हुआ? बीते दिनों हमने देखा कि एक जो उसमें नामित अपराधी था उसका एनकाउंटर हो गया पुलिस के द्वारा, हाफ एनकाउंटर। देखिए, हाफ और फुल की तो बात बाद में होगी। पहले यह समझ लीजिए कि बंटी यादव, ये जो आपका मसला था राजधानी पटना का मसला था, और यह पटना का भीड़ भाड़ वाला इलाका जो करबिगहिया, और वह भी आपको जिस तरीके से चला, वहां रहता था, लेकिन स्टेशन के पास जो हनुमान मंदिर है वहां से उसको अगवा किया गया था। उसको गाड़ी में बिठा के ले गया गया, जबरन ले गया गया, और उसके बाद से आपको 5 दिन के 4 दिन के बाद में उसका शव मिल रहा है। तो ये उसके घर से माने चीख पुकारम मचा हुआ है। तमाम बड़े नेता उसके पास जा रहे हैं, या आरजेडी के हों, या पक्ष के हों, या विपक्ष के हों, तो वो जा रहे हैं, और दूसरे फ्रंट्स के भी नेता बिल्कुल जा रहे हैं। तो वो देखिए, इस तरीके से यह एक अजीबोगरीब दृश्य दिखाई पड़ा, और वो सोशल कॉज के लिए लड़ता था। ये जितनी बात कही जा रही है अभी तक जो निकल कर सामने आया है। तो अब पुलिस का बयान तो कई तरह के बयान आ तो रहे हैं। रवीश कुमार उर्फ बिसुआ, ये निश्चित रूप से ये कुख्यात अपराधी है, और ये बंटी यादव हत्याकांड जो हुआ है उसमें जो 5 आरोपी हैं उसमें मुख्य रूप से यही इसको लीड करता था, यही मुख्य। तो मेन कल्प्रिट को पुलिस ने ठोक दिया है, इसको हाफ एनकाउंटर कर दिया, और पीएमसीएच में, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वही इलाजरत है। लेकिन ये देखिए, ये एक मैसेजिंग भी है। अगर हाफ इनकाउंटर होगा, ऐसे होगा, तो यह समाज में, हम बार बार कहते हैं कि सरकार की इच्छा है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर आए, यहाँ पर इन्वेस्ट करें, लगाएं, क्योंकि बच्चों का पलायन नहीं हो, बच्चे यहाँ काम करें, यहीं के बिहार के बच्चे बिहार में ही रहें। तो इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर अगर प्रमुखता होगी, होगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार का भविष्य और आगे बढ़ेगा। अपराध के डर से इन्वेस्टर्स और बाहर के जो व्यापारी हैं वो डरते ही हैं किसी भी राज्य में आने से, कि अगर हम अपना पैसा और अपनी ताकत वहाँ पे लगा रहे हैं तो हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, हमारे बच्चे किडनैप ना हो जाए, हमारा मर्डर ना हो जाए। तो पुलिसिया इकबाल जो है वो बुलंद होना ज़रूरी है, और लोगों में पुलिस का खौफ ना होकर अपराधियों के भीतर हो, ये सबसे ज़रूरी बात है। जाते जाते आपको मौसम का हाल भी हम बता देते हैं। मौसम को लेकर ये अलर्ट है कि बिहार के अधिकांश इलाकों में अब धीरे धीरे मानसून जो है वो सक्रिय हो रहा है, लेकिन नेपाल की जो बारिश है वो बिहार के सीमावर्ती इलाकों के लिए बहुत खतरे की घंटी बन रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, चाहे उधर चंपारण का आप रुख कर लेंगे तो वहाँ पर नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, पश्चिम चंपारण में। इसके अलावा आप कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया की बात कर लें तो उन क्षेत्रों में भी लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। कई गांव तो सर ऐसे हो गए हैं जहां पर 100-200 मीटर की दूरी तक कटाव पहुंच गया है, और कभी भी वो गांव डूब सकते हैं। तो ऐसी हालत में हम अपील करते हैं कि आप सावधान रहने की कोशिश करें, सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसका भी पालन करें, और सुरक्षित खुद को रखें और अपने परिवार को रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए और सब कुछ सुनने के लिए। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।